डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा क्लास है बीए सेकेंड ईयर का रिवीजन क्लास। हम लोग अध्ययन करेंगे आर्थिक भूगोल को। सबसे पहले रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र का रिवीजन। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक भूगोल का अर्थ या परिचय देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो भूगोल है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो भूगोल जो बड़ा है या विस्तृत है, उसको छोटा करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया, उसको दो भागों में विभक्त किया। कौन सा? एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। ठीक, ये दो भागों में विभक्त किया। अब ये भौतिक भूगोल को भी हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये भी क्या है, बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत सारे जो स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान हो गया, जलवायु हो गया, विभिन्न प्रकार के मौसम वगैरह हो गया, वो सभी हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में। तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। और उसी प्रकार मानव भूगोल में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें कृषि हो गया, आप लोग का आर्थिक पक्ष हो गया, जनसंख्या हो गया, परिवहन वगैरह हो गया, अधिवास हो गया, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इस वजह से क्या किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसको फिर से उप शाखाओं में बांट दिया गया है। ठीक, तो इसको जब उप शाखा में बांटा गया, तो मानव भूगोल को क्या किया गया, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, अधिवास भूगोल, अर्बन भूगोल, इस प्रकार से अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। तो जो आर्थिक भूगोल है वो क्या है, मानव भूगोल की एक उप शाखा है। ठीक, आर्थिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल की एक उप शाखा है। तो आप लोग को अर्थ पूछेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे, भूगोल जो है वो बहुत ही विस्तृत है, जिसको अध्ययन करने के लिए उसको पुनः विभिन्न उपभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत जो आर्थिक भूगोल है वो मानव भूगोल की एक उप शाखा है। ठीक, ये क्या है, मानव भूगोल की एक उप शाखा है। इतना ही आपको बताना है। फिर हम लोग क्या करते हैं आर्थिक भूगोल में, ये क्या है, आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल का एक शाखा है, जिसमें हम लोग मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, और जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसकी स्तर क्या है, उसका क्या प्रभाव है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया इसका अर्थ या परिचय, कि आर्थिक भूगोल का उद्भव कैसे हुआ है या वह किसकी शाखा है। ठीक, अब हम लोग उसका एक शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, आर्थिक भूगोल होता क्या है। तो जो आर्थिक भूगोल होता है वो मानव भूगोल की एक शाखा होता है। ठीक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की जो सतह है यानी कि धरातल है, उसमें रहने वाले जो मानव है, उनकी जो आर्थिक गतिविधि है, आय से संबंधित गतिविधि है ना, आर्थिक गतिविधि मतलब उसका अध्ययन करते हैं, और उसके स्थानिक वितरण का अध्ययन करते हैं, यानी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के हम लोग ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसको कर रहे हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं परिभाषा की ओर। ये है थोड़ी सरलतम परिभाषा लिए है, इनमें से आप लोग दो या इन तीनों को याद कर लेना परिभाषा में। ठीक, तो पहला जो परिभाषा है वो अपने दृष्टिकोण से देना, सामान्य दृष्टिकोण से। कैसे दोगे इसको मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। आर्थिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल की एक नवनिर्मित शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मानव की आर्थिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। ये क्या हो गया, एक सामान्य दृष्टिकोण की परिभाषा हो गई, जो आपके अनुसार होगा। तो आपके अनुसार होगा, उसको ऐसे करके आप लोग ऊपर में सबसे पहले लिख देंगे। ठीक, कि आर्थिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल की एक नवनिर्मित शाखा है, जिसमें हम लोग मानव की आर्थिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। ये आपके अनुसार परिभाषा हो गई यहाँ। अब आप क्या करेंगे, विद्वानों के अनुसार परिभाषा देंगे, जिसमें फर्स्ट कौन है, आर्यन ब्राउज के अनुसार। तो विद्वान का नाम याद नहीं होता तो आपको क्या करना है, नाम नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपके अनुसार दे देना सामान्य दृष्टिकोण से, फिर 1 2 3 ऐसे करके लिख करके डायरेक्ट परिभाषा को लिख देना, विद्वान का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, बस परिभाषा को आपको याद होना चाहिए, या अलग तरीके से उसको भी बता सकते हैं। तो चलिए विद्वान के अनुसार देख लेते हैं। आर्यन ब्राउज के अनुसार, तो इन्होंने क्या बोला है, जो आर्थिक भूगोल है वो क्या है, भूगोल की एक शाखा है, जिसमें हम लोग प्राकृतिक वातावरण के जो मनुष्य है उसकी आर्थिक क्रियाकलाप जो है उसके अध्ययन करते हैं, और उन क्रियाकलापों से पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें क्या बोला है, जो मानव है यानी कि कौन है, ये हम है। अब हम लोग किस किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके बेचते हैं, विपणन करते हैं या खरीदते हैं, किस प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, और ये जो क्रियाकलाप करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको इन्होंने क्या बोला है, आर्थिक भूगोल बोला है। ठीक, ये इस प्रकार से इन्होंने परिभाषा दिया। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, पहले उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग लकड़ी को काट करके उसको बेचते हैं, तो हमको लाभ होता है, यानी कि प्राथमिक उत्पादन हो गया, क्या जी, लंबरिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक, तो वो कार्य करते हैं। अब उस कार्य को हम लोग करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है,
वातावरण प्रदूषित हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। तो ये इसका प्रभाव हो गया। तो इसको हम लोग किस में अध्ययन करते हैं? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। इसीलिए ये विद्वान जो है उन्होंने क्या कहा है, जो आर्थिक भूगोल है वो भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक वातावरण से जुड़े जो मानव है उनकी आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं और उन क्रियाओं से पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं। ये हो गया ब्राउज के अनुसार। ठीक, अब अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं जोन्स और डार्किन्स के अनुसार। तो उनके अनुसार आर्थिक भूगोल क्या है? मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप है और उनके जो जीविकोपार्जन के साधन है उसका अध्ययन है। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब अभी जो हम लोग क्रियाकलाप आपको बताए हैं, किस किस प्रकार के हम लोग क्रियाकलाप करते हैं धन प्राप्त करने के लिए या आय प्राप्त करने के लिए या अपने आर्थिक स्तर को अच्छी बनाने के लिए, वो क्या है? हमारी क्रियाकलाप है। चाहे हम लोग कृषि कार्य करें या विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य करें, बेचने का कार्य करें या खरीदने का कार्य करें। ठीक, फिर क्या करते हैं? जीविकोपार्जन के जो साधन हैं, हमारे जितने भी हम अपने जीने के लिए जो साधन यूज करते हैं, अर्थ वगैरह, वो सभी क्या है? हमारे साधन है। इन सभी का अध्ययन ही क्या है? आर्थिक भूगोल है। ठीक, फिर क्या है? एसपी चटर्जी के अनुसार। तो इनके अनुसार हम लोग देख लेते हैं जो आर्थिक भूगोल है वो क्या है? मानव भूगोल की एक शाखा है। ये पहला कोटेशन इनका है। फिर क्या है? इन्होंने क्या बोला है? जो मानव है और उसकी भौतिक वातावरण के बीच क्या है? संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी कि आर्थिक भूगोल क्या है? मानव भूगोल की एक शाखा है जो क्या करते हैं? मानव और भौतिक वातावरण के बीच क्या संबंध है इसका अध्ययन करता है। फिर क्या करते हैं? ये जानने का प्रयास करते हैं कि मानव किस प्रकार अपने आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से अपने भौतिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या हो गया? सरल शब्दों में आप लोग लिख लेना, मैं बता रही हूँ उसको। ठीक, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें क्या करता है? जो मानव है यानी कि हम लोग है वो क्या करते हैं? भौतिक वातावरण यानी कि पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और अपनी क्रियाकलापों से इस पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल है। ये आपको सरल भाषा में लिखना है अपने शब्दों में, एसपी एमएस चटर्जी के अनुसार। ठीक, क्या लिखना है? एक बार लिख लो कॉपी में। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें क्या करते हैं? मानव यानी कि हम लोगों की भौतिक वातावरण यानी कि पर्यावरण या आप लोग लिख लीजिए प्राकृतिक वातावरण, उसके बीच क्या संबंध है इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है यानी कि मानव द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका भौतिक वातावरण या जो प्राकृतिक वातावरण है उस पर क्या प्रभाव करता है या कैसे प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करना ही क्या है? आर्थिक भूगोल है। ठीक, तो ये हो गया आपका परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं विषय क्षेत्र की ओर। ये आ गया विषय क्षेत्र। अब यहाँ आपको सभी को मैं समझाती जाऊंगी, इसका व्याख्या भी नीचे है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये सरल शब्दों में बनाए हैं आप लोगों के लिए। आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र देख लीजिए। अब आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र मतलब आर्थिक भूगोल में जिन जिन तथ्यों का आप लोग अध्ययन करते हैं या जिन जिन तथ्यों पर आप लोग ध्यान देते हैं वही क्या होता है? उनका विषय क्षेत्र होता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से इन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं या इन सभी तथ्यों पर ध्यान देते हैं। तो पहला तथ्य कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब आर्थिक क्रिया क्या होता है? जिससे हमें आय प्राप्त हो या हमारे आर्थिक स्तर सुदृढ़ हो या हमारे आर्थिक जीविकोपार्जन प्राप्त हो। ठीक, ये सभी क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। अब इस आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है उत्पादन, फिर विपणन, फिर उपभोक्ता, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार में हम लोग उत्पादन कितने प्रकार के करते हैं? प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन, तृतीयक उत्पादन, इस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन, यानी कि हमको उत्पादन, विपणन और उपभोक्ता 3 चीज में इसको बांट लेना है। नीचे है व्याख्या, उसको देख लेंगे आप लोग। फिर इसको क्या कर लेना है? पहले इसे लिख देते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग? उत्पादन करते हैं, क्या करने के लिए? अर्थ प्राप्त करने के लिए। फिर क्या करते हैं हम लोग? विपणन करते हैं, यानी कि उसको बेच देते हैं। फिर क्या करते हैं? हम लोग खरीदने का काम भी करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। ये 3 कार्य हम लोग करते हैं, 3 क्रियाएं। अब उस उत्पादन की क्रिया भी हम लोग क्या करते हैं? फिर से 3 बार करते हैं। पहला प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, खनन कार्य करते हैं, यानी कि खनिज को क्या करते हैं? जमीन से खुदाई करके निकालते हैं, कोयला खनन करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? प्राथमिक उत्पादन हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? द्वितीयक उत्पादन करते हैं। द्वितीयक उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं? जो प्राथमिक उत्पादन से या प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है उसको विनिर्माण करके बेचते हैं। जैसे कि हमको दूध प्राप्त हो गया तो दूध से हम लोग क्या बनाते हैं?
मलाई वगैरह को बना करके मिठाई वगैरह बना के बेच देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, द्वितीयक उत्पादन। फिर क्या होता है, खनन से प्राप्त जो लोहा वगैरह है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, छड़ वगैरह बना करके बेचते हैं, ये हमारा द्वितीयक उत्पादन हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप ये क्या होता है, जो तृतीयक क्रियाकलाप होता है ये हमारे संचार से जुड़ा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, परिवहन के माध्यम से गाड़ी वगैरह चला करके पैसे प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ के पैसे प्राप्त करते हैं। संचार यानी कि जो मोबाइल वगैरह है उसका उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके हम लोग जो आय प्राप्त करते हैं, ये सभी क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमको आय प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, विपणन। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी उत्पादन करते हैं उसको बेचते भी हैं जिससे हमको आय प्राप्त होता है, तो ये आर्थिक क्रिया हो गया। फिर क्या करते हैं, उपभोक्ता। हम लोग खरीदने का भी काम करते हैं जिससे हमें कुछ लाभ भी होता है और कभी कभी घाटा भी होता है। तो ये क्या है, आर्थिक भूगोल का एक अध्ययन क्षेत्र है, आर्थिक क्रिया। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, आर्थिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण। तो आर्थिक संसाधन का उपयोग आप लोग कैसे करते हैं और उसका संरक्षण कैसे करते हैं। आप सभी को पता है कि आर्थिक संसाधन जो है वो सीमित है, सीमित मात्रा में आपको मिलता है और उपयोग करने के बाद समाप्त भी हो जाता है, तो उसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। जैसे कि आप क्या करते हैं, खनिज वगैरह का उत्पादन करते हैं, फिर उसको बेचते हैं तो आपको क्या मिलता है, आय मिलता है। तो आप लोग खनिज को जब तक के संरक्षित नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसका आप लोग को उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें क्या बोला है, आर्थिक संसाधन का उपयोग और उसका संरक्षण, दोनों चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं कि कोई खनिज किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ है। ठीक, यहाँ पर क्या मिलता है, लौह अयस्क का मिलता है। अब इस लौह अयस्क को जापान भेजा जा रहा है। ठीक, अब इस लौह अयस्क को जापान भी भेजा जा रहा है और हम लोग भी उपयोग करें बहुत अधिक मात्रा में। तो यदि लगातार हम लोग इसका उपयोग करते रहेंगे और इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जो आर्थिक संसाधन है उसका कितनी मात्रा में उपयोग हो रहा है और उसका संरक्षण कितनी % आवश्यक है, या कितने प्रतिशत में उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं जिससे भविष्य के लिए वो संरक्षित हो। इस प्रकार का अध्ययन भी हम लोग किसमें करते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक, चाहे वो ये लौह अयस्क का हो या कोयला वगैरह हो या अन्य प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गई, ये सभी क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन है जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। मिट्टी से आप लोग क्या करते हैं, मिट्टी जो होता है उससे कृषि कार्य करते हैं, कृषि से आपको फिर लाभ प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ। ठीक, वनस्पति को काट करके आप विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बना के बेच देते हैं, या डायरेक्ट वनस्पति को काट करके बिल्डिंग वगैरह बना लेते हैं, इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो उससे आपको धन प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या बोले हैं, इसमें आर्थिक संसाधनों का आपको उपयोग एवं संरक्षण दोनों कार्य करते हैं। इसका भी अध्ययन आप लोग आर्थिक भूगोल में करते हैं। ठीक, क्योंकि उसका उपयोग ही आप लोग अर्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर अगला इसका विषय क्षेत्र क्या हो गया, नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित समस्या। अब आपको क्या करना है, जितने भी आप लोग आर्थिक क्रिया करते हैं तो इससे क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन सभी समस्या का अध्ययन आप लोग आर्थिक भूगोल में करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या किए, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पेड़ पौधों के काट दिए। पेड़ पौधे काटने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रहा है, आपको आर्थिक लाभ तो हो गया। आप लोग पेड़ पौधे काट दिए, बेच भी दिए, फर्नीचर भी बना दिए, अपने घर के लिए भी यूज कर लिए और बाहर भी उसको निर्यात कर दिए। आय प्राप्त होगा आपको, लेकिन उसकी कुछ समस्या भी होंगे, उसका कुछ डिमेरिटेशन भी है। कैसे, वातावरण प्रदूषित हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ये क्या है, उससे संबंधित समस्याएं हैं। और आपके यहाँ वर्षा भी कम होने लग गया, मृदा अपरदन की समस्या बढ़ गई है, तो ये क्या हो गया, उस समस्या हो गया। ठीक, अब उस समस्या को आपको किसके अंतर्गत अध्ययन करना है, आर्थिक भूगोल में आप लोग अध्ययन करते हैं कि हमने इस आर्थिक क्रियाकलाप के लिए इस संसाधन का उपयोग किया अंधाधुन, इस वजह से ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अभी हम लोग क्या देखें, लौह अयस्क देखें, उस लौह अयस्क को हम लोग लगातार क्या करें, उपयोग करें, तो उससे हमें क्या होगा, एक नया समस्या उत्पन्न होकर के आ रहा है कि यदि ये जो लौह अयस्क है ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ छत्तीसगढ़ को कहाँ से लौह अयस्क मिलेगा, ये एक समस्या बन गया है ना। तो ये भी हम लोग आर्थिक भूगोल में ही अध्ययन करते हैं, या आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, मृदा को ही देख लीजिए।
आप लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग वगैरह उद्योग स्थापित करने के लिए उपजाऊ मृदा में आप लोग उसको चुन लेते हैं। यदि उपजाऊ मृदा में आप लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, तो वो मृदा क्या हो जाता है, आप लोग क्षरण होने लगता है, अपरदित होने लगता है। मृदा अपरदन की एक समस्या आ जाता है आप लोग के आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से। तो ये सभी समस्याएं आप लोग किस में अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन। अब ये क्या होता है आर्थिक भूगोल में, तो जितने भी क्षेत्र है, या मान लीजिए आप किस में है, छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ को क्या करेंगे, एक आर्थिक प्रदेश में बांटेंगे। ठीक, पहले छत्तीसगढ़ का डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझेंगे। ये मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, ये महानदी बेसिन हो गया, यहाँ पर जसपुर का पाट प्रदेश हो गया, और ये क्या है आपका दंडकारण्य का पठार हो गया। ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में हमने बांट लिया। ठीक, बढ़िया। अब आर्थिक प्रादेशिकरण इसी को बोलते हैं, किसी प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से वर्गीकरण कर लेना। ये क्या हो गया, प्रादेशिकरण हो गया। आर्थिक क्षेत्रों में बांट लेना, आर्थिक प्रदेशों में बांट लेना। तो यदि हम लोग छत्तीसगढ़ को आर्थिक प्रदेश में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का आर्थिक प्रादेशिकरण और उसका नियोजन, क्योंकि हम लोग इसको बांटने के बाद इसकी योजना बनाएंगे। नियोजन मतलब क्या होता है, योजना, पहले की योजना। कोई कार्य हमको छत्तीसगढ़ में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आर्थिक प्रदेश में बांट करके उसको योजना बनाएंगे। तो वो क्या होता है, नियोजन, यानी कि कार्य करने से पहले योजना बनाना, ये होता है नियोजन। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रदेश की आर्थिक दृष्टिकोण से प्रादेशिकरण करते हैं या उसको अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं, फिर उससे संबंधित योजना बनाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन कहलाता है, जिसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये आपको क्या है, कोयला क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। फिर महानदी बेसिन है, इसमें आपको क्या मिलता है, बक्साइट मिल गया, चूना पत्थर मिल गया, आप लोग कछुई खदान वगैरह हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सभी कहाँ मिलता है आपको, इस महानदी बेसिन में मिलता है। फिर दक्षिण में क्या है, दंडकारण्य का पठार है, यहाँ आपको लोहा इसका मिलता है। तो ये क्या हो गया, 3 अलग अलग जोन हो गया, एक कोयला क्षेत्र है, एक आप लोग का चूना पत्थर वाला क्षेत्र वगैरह, और एक आपका लोहा इसका वाला, और ये पाट प्रदेश है जिसमें आप लोग को क्या मिलता है, ये आपका पाट प्रदेश है, हिल स्टेशन है यहाँ पर, जिससे आपको धन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पर्यटन प्रदेश कर दिए, भौगोलिक पर्यटन प्रदेश, बाकी को आर्थिक प्रदेश में खनिज वाला निर्धारित कर दिए। ये क्या हो गया, आर्थिक प्रादेशिकरण हो गया। अब इसको देख करके हमको इनकी विशेषता के अनुसार योजना बनाना है। ठीक, तो ये सभी का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, आर्थिक भूगोल में करेंगे। हो गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक प्राकृतिक संसाधन एवं उन संसाधनों का वितरण। अब हम लोग अगला किस चीज का अध्ययन किए हैं आर्थिक भूगोल में, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि उसका प्रकार देख लेते हैं। फिर वह कहाँ कहाँ पर मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वितरण बोलते हैं। तो हम लोग आर्थिक भूगोल में क्या करते हैं, पहले प्राकृतिक संसाधन देखते हैं वो होता क्या है, फिर उसका प्रकार देख लेंगे, उनकी विशेषता देख लेंगे, फिर कहाँ कहाँ वो मिलता है, उसकी समस्या क्या है, समाधान क्या है, इतना चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी को इस टॉपिक में डाल दिए हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लोग के अनुसार बताओ कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति में मिलने वाले जितने भी साधन है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं या हमारे लिए उपयोगिता में आता है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि वनस्पति हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। खनिज हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब ये सभी संसाधन है, इनका हम लोग क्या करते हैं, वितरण देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। ठीक, तो इन सभी का अध्ययन भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं। फिर क्या है, कृषि का अध्ययन। अगला हम लोग आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, कृषि का अध्ययन। ठीक, तो कृषि में क्या का अध्ययन करते हैं हम लोग, कृषि में अनाज का उत्पादन, व्यापारिक कृषि का उत्पादन, फिर पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सभी क्या है, कृषि में आता है। एक खाद्यान्न उत्पादन होता है, एक विपणन के लिए उत्पादन होता है। विपणन के तो उत्पादन क्या आता है, आपको जितने भी पशुपालन वगैरह करते हैं ना आप लोग, ये सभी के इसमें आता है, कृषि के सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग
खाद्य उत्पादन करते हैं। सेकेंड पार्ट में आप लोग पशुपालन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पशुओं का उत्पादन करते हैं, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी क्या है आपका कृषि में आता है। ठीक, तो आप लोग क्या करते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए, आर्थिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए आप लोग विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधित क्रियाएं करते हैं, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन कृषि हो या अन्य प्रकार के व्यापारिक कृषि हो, जिसमें आपका पशुपालन वगैरह आता है, नकदी कृषि वगैरह हो गया। ये सभी क्या है आपके आर्थिक भूगोल का एक अध्ययन क्षेत्र है। ठीक, फिर क्या है, व्यापार का अध्ययन। व्यापार कैसे होगा कृषि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। देखो, आप लोग को धन चाहिए होगा तो आप लोग कुछ तो उत्पादन करेंगे या कुछ खरीद के लाएंगे, फिर उसका विनिर्माण करके व्यापार करेंगे। तो इस व्यापार का अध्ययन आपको आर्थिक भूगोल में करना पड़ेगा या तो अर्थशास्त्र में आप लोग करेंगे। ठीक, तो अर्थशास्त्र भी आर्थिक भूगोल, आप लोग इकोनॉमिक के स्टूडेंट है तो अर्थशास्त्र में करेंगे और भूगोल का स्टूडेंट है तो आर्थिक भूगोल में करेंगे। ठीक है, और जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट है वो आर्थिक समाजशास्त्र में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से ये अलग अलग विषयों में बटा होता है। जैसे हम लोग भूगोल के हैं तो हम आर्थिक भूगोल में अपने व्यापार का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हमें व्यापार से क्या लाभ हो रहा है, किस चीज का हम लोग व्यापार कर रहे हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, और उस व्यापार का हमारे भौगोलिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं। अब ये जो उद्योग है, व्यापार है, तो इसमें किस किस प्रकार का व्यापार होता है इसको भी हमको बताना पड़ता है। तो ये सभी किसमें हम लोग करते हैं, आर्थिक भूगोल में करेंगे। ठीक, फिर क्या है, उद्योग। इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं। उद्योग आप लोग देखेंगे, सीमेंट उद्योग हो गया, आप लोगों का कपास का उद्योग वगैरह हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, इन सभी से हमको क्या मिलता है, बहुत सारा धन प्राप्त होता है, जिसका अध्ययन हम लोग आर्थिक भूगोल में करते हैं कि किस प्रकार का उद्योग इस क्षेत्र में स्थानीयकरण क्यों हुआ है, स्थानीयकरण का क्या कारण हुआ है, और ये उद्योग का विकास कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसकी क्या समस्या है, क्या समाधान हो सकता है, इसमें कितना उत्पादन हो रहा है, कितना विपणन हो रहा है, इन सभी का अध्ययन हम लोग क्या इसमें करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं, या तो अर्थशास्त्र में करते हैं या आपके वाणिज्य में करेंगे। ठीक, तो ये कुछ पर्टिकुलर विषय होता है जिसमें हम लोग सभी तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि इस भूगोल में, आर्थिक भूगोल में पूरा जो आर्थिक पक्ष है उसका अध्ययन करेंगे, जो चीज उसमें प्रभाव डालेगा उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, परिवहन और संचार का। तो परिवहन और संचार जो है आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कैसे हुआ, देखो, हर वो कार्य जिससे आर्थिक भूगोल को लाभ होता है या आर्थिक भूगोल को प्रभावित करता है या निर्धारित करता है, किसी भी प्रकार से, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक, वो सभी क्या है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। जैसे कि परिवहन और संचार, तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि जो परिवहन है वो रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल मार्ग परिवहन, ये 3 प्रकार का परिवहन होता है। इस परिवहन से हम लोग क्या करते हैं, जो आर्थिक उद्योग के माल है, उत्पादित माल, उसको आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। यानी कि हमारे पास ज़्यादा हो गया तो हम इसको किसी अन्य देश को भेज देते हैं, या हमारे पास कम हो गया तो किसी अन्य देश से हम लोग लाते हैं। तो हम लोग किसके माध्यम से लाते ले जाते हैं, परिवहन के माध्यम से। और क्या करते हैं, फिर यात्री को भी परिवहन के माध्यम से लाते ले जाते हैं, हम खुद परिवहन के माध्यम से आते जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा आय का एक साधन है। इसलिए हम लोग परिवहन का भी अध्ययन किसमें करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं। ठीक, आर्थिक भूगोल में भी इसका अध्ययन करते हैं। इस वजह से आर्थिक भूगोल का एक अध्ययन क्षेत्र परिवहन भी है। फिर क्या है, संचार। तो बिना संचार के तो आपका आय प्राप्त होगा नहीं। यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ चीज़ ज़्यादा हो गया और आप क्या कर रहे हैं, इसको बेचना चाहते हैं, तो किसी सामने वाला व्यक्ति से बेचना चाहते हैं तो उससे कुछ संचार करेंगे, यानी कि बात करेंगे, लेन देन करेंगे, तो यही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक, उसको इसके बारे में बताएंगे कि इसकी ये खूबी है, ये कमी है, तो वो सामने वाला व्यक्ति परख करके फिर क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो ये क्या है, संचार हो जाता है, आदान प्रदान करना। समझ गए आप, ये संचार है। आर्थिक भूगोल की भाषा में इसको बोलते हैं आदान प्रदान करना, संचार करना है, आयात निर्यात करना। ठीक, तो परिवहन और संचार, परिवहन और आयात निर्यात, परिवहन और आदान प्रदान करना। ठीक, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज करना। अब समझ गए आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र परिवहन और संचार कैसे हुआ। फिर जनसंख्या, ये 2 बार लिखा गया है, इसको ध्यान देंगे। जनसंख्या, तो आर्थिक भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन क्षेत्र कैसे बन गया। तो आपको पता है कि जनसंख्या ही क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप को करने वाला प्रमुख संसाधन है। ठीक,
हम मानव क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और उस अर्थ को प्राप्त करते हैं, यानी कि उस धन को प्राप्त करने हैं। इसी वजह से जनसंख्या भी क्या है, इसका प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। जो जनसंख्या है उसका वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है, उस जनसंख्या का आर्थिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो जनसंख्या है वो आर्थिक विकास कितना किया है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, इस सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं। यानी कि जनसंख्या का आर्थिक पक्ष का ही हम लोग अध्ययन करते हैं। जनसंख्या की जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो किस स्तर का है, किस क्षेत्र में कैसी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उसकी क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है उस जनसंख्या की वजह से, ये सभी किसमें करते हैं हम लोग, आर्थिक भूगोल में करते हैं। फिर क्या है, नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको शहरी मॉडल में प्रस्तुत करना या उसका विकास करना, या ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर विकसित होना, ये आपका नगरीकरण होता है। ठीक, यानी कि नगर के रूप में उसको विकसित करना, या नगर के रूप में विकसित होना, या ग्रामीण जनसंख्या को नगर की ओर प्रवासित करना या नगर की ओर जाना, तो ये सभी नगरीकरण है। नगरीय विशेषता बढ़ाना गाँव में, ठीक, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं लाना, तो ये नगरीकरण है। इसका अध्ययन भी हम लोग क्या करते हैं, अर्बन ज्योग्राफी यानी कि नगरीय भूगोल में करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं और विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्र वगैरह में करते हैं। ठीक, तो आर्थिक भूगोल के एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में नगरीकरण भी है, क्योंकि हमें अधिक से अधिक हमारा आर्थिक विकास होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं में रहने लगते हैं, जिससे उस क्षेत्र का नगरीकरण होने लगता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आने लगती है और हमारे पास धन भी आने लगता है। उन सुविधाओं की वजह से लोगों को हम लोग आकर्षित करने लगते हैं अपनी सुविधाओं से, फिर उनसे हम टैक्स लेते हैं, हमें टैक्स मिलता है, उससे हम लोग धन प्राप्त करते हैं। तो ये नगरीकरण भी क्या है, एक आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। फिर क्या है, आर्थिक समस्या तथा नियोजन एवं प्रबंधन। अब जितने भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र देखे हैं, उन क्रियाकलापों में कुछ न कुछ आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा ही, चाहे हमारे क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया हो या आर्थिक प्रदेश में विभाजित करना हो या अन्य प्रकार के कृषि, व्यापार, उद्योग, संचार, इन सभी से क्या होता है, किसी न किसी प्रकार के आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। चाहे कम धन की समस्या हो या खनिज संसाधन की समस्या हो या अन्य प्रकार की संसाधन की समस्या हो, ये कहा जाता है आर्थिक समस्या। तो वो जो आर्थिक समस्या है उसका नियोजन, यानी कि आर्थिक समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार करना और उसका क्या करना, क्रियान्वयन करना, ये क्या है, आर्थिक संसाधन का समस्या नियोजन और प्रबंधन। इन तीनों चीज का हम लोग आर्थिक भूगोल में अध्ययन करते हैं कि किस संसाधन की क्या समस्या है, इसका हम लोग योजना कैसे बना सकते हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, इसका भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो ये हो गया आपका आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्या है, आपका आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अब इसमें 3 प्रकार की क्रिया मैं बताई हूँ, उत्पादन संबंधी, विनिमय संबंधी और उपभोग संबंधी क्रिया। जो आपको उधर समझाई हूँ वो इसका एक्सप्लेनेशन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। उत्पादन संबंधी क्रिया में क्या बताया है, 3 प्रकार की क्रिया। प्राथमिक क्रिया, कृषि, वन उत्पादन, खनिज खनन वगैरह हम लोग कार्य करते हैं, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्रिया है। फिर क्या करते हैं, द्वितीयक क्रिया, इसमें क्या करते हैं, प्रकृति से जितने भी पदार्थ मिल गए, खनिज वगैरह हो, कृषि वगैरह से प्राप्त हो गए, उसको हम लोग पुनः निर्माण कर लेते हैं। गन्ने वगैरह वस्त्र वगैरह निर्माण कर लेते हैं, गन्ने से चीनी निर्माण करते हैं, कपास से वस्त्र निर्माण करते हैं, खनिज से फिर इस्पात निर्माण करते हैं, है ना, लोहा से इस्पात निर्माण कर लेते हैं, छड़ वगैरह। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं, वो क्या है, द्वितीयक हो गया। फिर क्या है, तृतीयक उत्पादन, इसमें क्या करते हैं लोग, संचार सेवा वगैरह, वितरण वगैरह। तो इसमें क्या होता है, आपका परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, मरम्मत हो गया, व्यापारी वगैरह हो गया, डॉक्टर वगैरह हो गया, अध्यापक वगैरह हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, तृतीयक वगैरह में, जो आदान प्रदान करते हैं, संचार करते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, सिखाते वगैरह हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्थिक क्रिया संबंधित अध्ययन, किसमें, उत्पादन संबंधी। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट में चलते हैं। विनिमय संबंधी, यानी कि बेचने संबंधित, आप क्या क्या बेचते हैं, किस किस प्रकार, किस परिवहन के माध्यम से बेचते हैं, जैसे कि जल परिवहन, वायु परिवहन, थल परिवहन, इसके माध्यम से आप लोग क्या करते हैं, विपणन केंद्र यानी कि बाजार तक के और उपभोक्ता तक के अपने माल को पहुंचाते हैं। इन सभी जो कार्य है उसका अध्ययन हम लोग आर्थिक भूगोल में करते हैं। फिर उपभोक्ता के रूप में आप लोग को पता है कि हम लोग को कुछ लाभ प्राप्त करना है, तो हम लोग कुछ कच्चे माल खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या बनते हैं, उपभोक्ता बन जाते हैं। जब उस कच्चे माल को हम लोग अच्छे से निर्माण करके बेचने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या बन जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं। ठीक, तो इसका भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। फिर अगला पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, आपका सेकेंड टॉपिक है, जिसमें क्या है, आर्थिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण का। अब आर्थिक संसाधन का आप लोग उपयोग कैसे करते हैं, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं।
फिर आप लोग क्या देखें, हम लोग तीसरा पॉइंट में आर्थिक क्रिया से संबंधित जो समस्या है, हम लोग विभिन्न प्रकार की जो कृषि वगैरह करते हैं, खनिज उत्पादन करते हैं, उसमें क्या होता है, कृषि से आपका मृदा प्रदूषण होता है। खनिज कार्य करते हैं तो आपका क्या होता है, भूमि धंस जाती है, नीचे विभिन्न प्रकार के गैसें निकलते हैं उसमें से, प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित जल वगैरह निकलता है आपका, विभिन्न प्रकार के मानव क्या होते हैं, दब के मर जाते हैं, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसका अध्ययन करते हैं, जिसको पहले आपको समझा चुकी हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट करते जाइए। फिर क्या है, आर्थिक प्रादेशिकरण। किसी प्रदेश की जो आर्थिक योजना बनाना है तो उसको आर्थिक रूप से आपको अध्ययन करके उसका प्रदेश में विभक्त करना है, आर्थिक प्रदेश या आर्थिक क्षेत्र में, फिर उससे संबंधित योजना बनाना है, तो इसका अध्ययन भी हम लोग आर्थिक भूगोल में करते हैं। फिर क्या है, प्राकृतिक संसाधन और उनके वितरण। आपके किस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, कृषि। आपको आय प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन क्या है, कृषि है आपके भारत में। अब ये कृषि किस किस प्रकार का होता है, उसकी पद्धति क्या है, कितनी उत्पादन होता है, कितना आप लोग व्यापार करते हैं, पशुपालन वगैरह, ये जितना भी है इसके प्रकार वगैरह है। ठीक, व्यापारिक नगदी कृषि हो गया, खाद्यान्न कृषि हो गया, तो इसका आप लोग अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, उद्योग। आप लोग विभिन्न प्रकार के हल्के उद्योग, भारी उद्योग, ये विनिर्माण उद्योग, इस प्रकार के देखे हैं। उन उद्योग की स्थापना कब हुआ, विकास कब हुआ, उसका उत्पादन कैसा है, वितरण कहाँ पर से है, इसका अध्ययन करते हैं आर्थिक भूगोल में। फिर क्या है, परिवहन और संचार। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा एक बार रिपीट करें इसको। परिवहन और संचार, परिवहन और संचार के जो साधन है उसका भी आप लोग किसमें अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल में। उनका क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक गतिविधियों में। जैसे कि आपके पास खनिज तो है लेकिन उसको लाने जाने के लिए परिवहन का साधन नहीं है किसी भी प्रकार का, न सड़क है, न रेल परिवहन है, न जल परिवहन, न वायु परिवहन, तो आप लोग का कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको कोई धन ही प्राप्त नहीं होगा। तो क्या हो गया, इसका नकारात्मक प्रभाव हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक संसाधन, परिवहन और उसका प्रभाव, तीनों चीज का अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, व्यापार। आपके पास स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व्यापार, अलग अलग प्रकार के व्यापार है। उन सभी प्रकार के व्यापार, उनसे संबंधित जो संगठन है, जैसे कि आप लोग में है ना सार्क, दक्षेस, और आप लोगों के क्या बोलते हैं उसको, आसियान, ये सभी क्या है, व्यापारिक संगठन है, इसका भी आप लोग अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या वितरण घनत्व, जैसे कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है आप लोग का आर्थिक समस्या बढ़ते जा रहा है, आप लोग की आर्थिक आय कम हो गया है, नौकरी कम हो गई है, तो ये क्या है, जनसंख्या का ही प्रभाव है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ गया है तो वातावरण ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, पृथ्वी नष्ट होने को आ गया है ना। तो ये क्या हुआ है, हम अपने लाभ प्राप्त करने के चक्कर में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक विषय क्षेत्र है कि हम लोग जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जनसंख्या जो है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है आर्थिक क्रियाकलाप और भौगोलिक में, ये अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, नगरीकरण। तो जो नगरीकरण है यानी कि शहर का विकास है, गांव से शहर का विकास, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर उनकी जो गतिविधियां हैं और ग्रामीण क्षेत्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। फिर क्या है, आर्थिक समस्या और नियोजन और प्रबंधन, लास्ट में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं कि जितने भी हमने क्रियाकलाप किया है, आर्थिक क्रियाकलाप, उससे क्या समस्या निकला है और हमने क्या योजना बनाया है उस समस्या के समाधान के लिए, और कैसे उसका क्रियान्वयन किए हैं और वह कितना परसेंट सफल हुआ है। ये क्या होता है, आर्थिक क्रिया की समस्या, नियोजन और प्रबंधन। ठीक, तो ये हो गया इसका कंप्लीट विषय क्षेत्र। अब इसका थोड़ा सा महत्व भी समझ लीजिए। आर्थिक भूगोल को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या महत्व है या उपयोगिता है। ठीक, तो हम लोग आर्थिक भूगोल का अध्ययन इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या मिलता है, जो हमारे वातावरण है, आर्थिक वातावरण, हमारी द्वारा जो क्रियाएं हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर, मानव के ऊपर, प्राकृतिक वातावरण के ऊपर या हमारे आर्थिक स्तर के ऊपर। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग आर्थिक गतिविधियां करते हैं। अब जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं वो किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। अब ये कैसे प्रभावित करता है, कितनी मात्रा में प्रभावित करता है और किस किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है और हम लोग किस किस प्रकार की योजना बनाते हैं, इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक, तो आप लोग इसको लिखना चाहे तो अपने तरीके से लिख देना या तो इसको छोड़ देना। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र उतनों को देखना है और इसको आप लोग छोड़ देना। ठीक, अपने अनुसार लिख लेना इसको, थोड़ा सा ये सैद्धांतिक हो गया है। तो आज के लिए इतना ही।